अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वील के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं उन दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी पिछली रिक्वेस्ट के ऊपर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जब ये वीलॉग सुनेंगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, और ये अदना सी इन्फॉर्मेशन जो है बड़े आसान अल्फाज में वो हर एक आम आदमी तक पहुँच सके। आज के वीलॉग में 3 बातें हम डिस्कस करेंगे। वो कौन सी कंपनी है एनर्जी सेक्टर के अंदर जिसके हमने बहुत सारे पैसे देने हैं, और आजकल वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो किन बातों का इशारा कर रहे हैं। और तीसरी और बड़ी अहम बात, आपको पता है कि हर तरफ आपको खबरें मिल रही हैं कि फ्लड्स ने, जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से मुल्क के अंदर बेजा बारिशें, बेवक़्त बारिशें हो रही हैं, उन्होंने दुनिया के ऊपर क्या तबाही मचाई है। हम अपने कई व्लॉग्स के अंदर ये बारहा बात कर चुके हैं कि मुल्क के अंदर जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो गर्दिशी कर्जा है, और इस बात का इदराक गवर्नमेंट को शायद होगा। वज़ीर तवानाई ने भी बारहा ये बात की है कि जब तक हम एनर्जी सेक्टर के अंदर जो इश्यूज हैं उनको हल नहीं करेंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल कि मुल्की मसाइल की तरफ हम जा सकेंगे। तो उनके कहने का मकसद ये था कि अगर हम एनर्जी सेक्टर के अंदर जो प्रिवेलिंग इश्यूज हैं उनको हल कर लें तो इकोनॉमिक इश्यूज मोर देन 50% जो है वो हम हल कर चुके होंगे। अब देखना ये है कि उनकी बात के ऊपर जो वफाकी गवर्नमेंट है, ज़ाहिर-सी बात वो भी वफाकी वज़ीर हैं, कितना ध्यान देती है। लेकिन एक बात जो तय हुई है वो ये कि चूँकि हमने एनर्जी सेक्टर के अंदर जो मुआहदे किए हुए थे उसके ऊपर हमने बर वक़्त या पूरा अमल दरामद नहीं किया। सिर्फ़ जो चाइनीज़ आईपीपीज़ हैं उनका हमने 529 अरब रुपया पे करना है। और ये आप समझें कि मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी सेक्टर के अंदर हमने बकाया जात देने हैं वो चाइनीज कंपनीज के देने हैं। यही वो गर्जी कर्जा है जो हर आने वाली गवर्नमेंट के लिए मसला बना हुआ है। और बड़ी हैरानी वाली बात है कि डे बाय डे फी यूनिट प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं, और लोड शेडिंग जो है वो भी वैसी है जैसे है, उसके अंदर भी कोई खातर खाब कह लें कि कमी नहीं हुई, लेकिन गतिशी कर्जा ही बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर लोग जो हैं इस बिजली के बहुत ज़्यादा बिलों से बचने के लिए सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं, सोलर नेट मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं, सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इकोनॉमी के अंदर इस तरह की खबरें आ जाती हैं कि गवर्नमेंट जो है फी किलोवाट 2000 रुपया जो है वो जाहिर सी बात है टैक्स जो है फिक्स करने जा रही है, जिसको फिक्स टैक्स कहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तरदीद भी होती है, फिर गवर्नमेंट कहती है ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम इस किस्म का टैक्स लगाएं। फिर वज़ीर ख़ारजा साहब बयान देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से बयान आ जाता है कि हमारा कतन ये मतलब नहीं है। आल्दो जो एलीट क्लास है वो बड़ी हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रही है एनर्जी सेक्टर के अंदर, और क्या हो रहा है कि उससे गरीबों की जेबों से पैसा निकल के अमीरों की जेबों में जा रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि जो सोलराइजेशन के नर्ख हैं उनको आज से नौ फिर से तरतीब दिया जाए या फिर से फिक्स किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के ध्यान में है कहीं कि ये जो सोलराइजेशन है या लोग इसकी तरफ मूव हो रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा के जो गतिशी कर्जे वाली बातें हैं वो कुछ ना कुछ उसको कवर किया जाए। आज तो गवर्नमेंट को जो तकसीम कार कंपनियां हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आल दो गवर्नमेंट को जो बिजली चोरी हो रही है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आल दो गवर्नमेंट को ओवर बिल्डिंग, जो हमने पिछले व्लॉग में एक शार्ट में बताया था कि मोहसिन नकवी साहब ने लोगों को रिलीफ देना शुरू किया है या उसके बारे में सोचा है, और उन्होंने कहा है कि क्रेडिट एडजस्टमेंट करें इनके बिल जब नए आएंगे, उसमें अच्छा कदम है। लेकिन बात यह है कि जो 529 अरब का गर्दशी कर्जा है वो कैसे उतारा जाए, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो तवज्जो कर रही है। लेकिन आप देखें शायद उस गर्दशी कर्जे के बढ़ने की वजह से भी लोड शेडिंग जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि आपने उनसे मुआहदे जो किए हैं कैपेसिटी चार्जेस के थे। इसका मतलब ये है कि आप वो आईपीपीज बिजली पैदा करें या ना करें, आपको वो पेमेंट जो है कैपेसिटी चार्जेस की फॉर्म में वो करनी है। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में या आने वाले सालों में, चंद एक सालों में, मेरा नहीं ख्याल जब तक हम अपने मुआहदे जो हैं वो निगोशिएट नहीं करेंगे या इन मुआहदों को रिवाइज नहीं करेंगे, उसको उनको लुक नहीं करेंगे और देखें कहाँ कमी पेशी रह गई है, और नई टर्म्स एंड कंडीशन जो उनका तय नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि बिजली सस्ती होगी। और दूसरी बात, आपको पता है हर 15 दिन के बाद तेल की कीमतों में कमी पेशी होती है, और पिछली जो 15 दिन की कीमतें थी वो आपको पता ही है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह इशारा दिया है कि हम तेल की कीमतों में भी रिलीफ देंगे, बट इट डिपेंड्स, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतों में कमी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतों की कमी जो है वो लोगों को मिलेगी। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि ऐसा मैकेनिज्म हमें को डेवलप करना चाहिए कि जब तेल की कीमतों में कमी होती है तो आवाम को ट्रू सेंस में वो रिलीफ पहुंचना चाहिए।
अब इशू ये है कि जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो एकदम से कीमतें आपकी शूट कर जाती हैं और वो मल्टीपल कह लें कि चैनल्स के थ्रू होते हुए एंड यूजर तक उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन जब तेल की कीमतों में कमी होती है तो वो चैनल जो है बैकवर्ड वो काम नहीं करते और आम आदमी को वो रिलीफ नहीं पहुंच पाता। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने मैकेनिज्म जो है उनको फिर से देखें और कहाँ पे डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को दूर करें, ताकि लोगों को जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई का बोझ उनके ऊपर पड़ता है। इसी तरह जब तेल की कीमतों में कमी हो तो महंगाई का बोझ कम भी होना चाहिए। तो ये जो है एक मैकेनिज्म जो है मेरे ख्याल में तरतीब देने की गवर्नमेंट को ज़रूरत है। उसके बाद आप देखें आजकल बहुत ज़्यादा इशू, और ये बड़ा अहम इशू है कि हर मुल्क जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है। अभी COP 28 जो हुआ है उसमें भी ये बातें कही गई हैं। हम जो सो कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके नाम के ऊपर हमने अपनी इकोनॉमीज को कैसे तबाह किया है। क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि अब जो नेचर से दूर होते जाएंगे फिर नेचर जाहिर सी बात है अपना आप दिखाएगा तो सही। अब नेचर से दूर होने का मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन जो है हर मुल्क के अंदर बड़ी तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है। लोग जो हैं वो बेटर फैसिलिटीज़ के लिए देहात को छोड़ के शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं और शहरों में आपको पता है कि बंदोबस्त जो है कुछ आधे कंट्रीज़ को निकाल के, बल्कि अब तो वो भी मुतासर हो रहे हैं। तो फैसिलिटीज़ जो है उसका फुकदान किस कदर बढ़ रहा है। चाइना के सूबे ग्वांगडोंग के एक शहर मजीहो में मरकजी हाईवे जो है वो बारिशों की वजह से जो सैलाब आया वो टूट गया। अब उसके टूटने से हुआ ये कि मुतअद्दिद गाड़ियां जो हैं वो तकरीबन 49 फुट गहरी खाई थी उसके अंदर गिर गई और उसकी वजह से जो अभी तक खदशा है कि तकरीबन 30 से ज़ायद लोग जो हैं उसके अंदर मौत का शिकार हो चुके हैं और कई उसमें ज़ख्मी हैं। फिर इसी तरह दुबई का जो फ्लड है वो भी आपके सामने है। सऊदीया के अंदर जो फ्लड आया वो भी आपके सामने है। और ये मेरे ख्याल में अगर मेरे कैमरामैन जो है वो जो दुबई के अंदर फ्लड आया है उसकी पिक्चर आपको दिखा सकें तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर तबाही हुई। सऊदीया के अंदर भी जो चीज़ें चल रही हैं वो आप वीडियो ये सामने देख रहे हैं उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सैलाब जो हैं वो किस कदर तबाही मचा रहे हैं। फिर आप ब्राज़ील के अंदर अभी रिसेंट जो बारिशें हुई उससे तकरीबन 34 अफराद जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए हैं। तो एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है खासकर सऊदी और दुबई के अंदर कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो खड़ी कर ली हमने और हम हाई राइज बिल्डिंग जो है वो बढ़ा रहे हैं, टूरिज्म जो है उसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने जो ड्रेनेज सिस्टम था उसके बारे में शायद पता नहीं ध्यान नहीं दे पाए वहाँ के इंजीनियर्स, जब कभी या उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि कभी दुबई के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी या कभी सऊदीया के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। तो अब हुआ ये है कि बारिशें होना शुरू हो गई हैं, ये बुलंदों वाला बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, लेकिन पानी के अखराज का जो निज़ाम है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह से दुबई के अंदर कई रोज़ से फ्लाइट जो हैं वो सारी बात कैंसिल हुई हैं। सऊदीया के अंदर भी सूरत ऐसी ही है। अब जो ब्राज़ील की बात की जा रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा उनका माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान जो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जो पिछले सैलाब आए थे आपको पता है कि उसकी वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हमारा हुआ। लेकिन हमने क्या सबक सीखा उससे? क्या हमने वाकई नेचर के करीब होने की कोशिश की है? क्या कौमी सतह पे, प्रोविंशियल सतह पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उससे पहले डिवीजन लेवल पे, फिर इनफरादी लेवल पे हमने वाकई सोचा कि हमें नेचर के ज़्यादा करीब जाना चाहिए? अब नेचर के करीब ज़्यादा जाने का मतलब तो ये हुआ कि हमें जो प्लांटेशन की मुहिम है उसको तेज़ करना चाहिए। बजाय कि सुनामी बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा कागज़ों में जनाब वो छलांगे मार रहा हो, रियलिटी में कुछ भी ना हो, तो हमें अब रियलिटी की तरफ मूव करना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है कि अब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप सोचें। अब मेरे ख्याल में आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये प्लांटेशन के लिए, ताकि मुल्क के अंदर जो दरख्त साजी है, मुल्क के अंदर जो कह लें कि प्लांटेशन है या पौधा साजी की मुहिमें जो हैं उसको इनफरादी लेवल पे बड़े अग्रेसिव मूड के साथ शुरू करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने ये ना किया, ख़ासकर पाकिस्तान ने, क्योंकि उसकी वजह ये कि आप देखें अभी मई का महीना है, अभी शुरू हुआ है, तो मुल्क के अंदर गर्मी जो है पाकिस्तान में वो आप मेरे ख्याल में फेस कर रहे होंगे। और जनूबी एशिया के अंदर जो गर्म हवाएं हैं उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया है। अभी जून बाकी है, अभी जुलाई बाकी है और अभी अगस्त बाकी है, क्योंकि सितंबर के अंदर जाके मौसम थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होता है। तो आप ये सोचें कि अगर हम
इन्वेस्टमेंट नहीं करते प्लांटेशन के लिए, या प्लांटेशन की मुहिम जो है उसको तेज़ नहीं करते, तो पाकिस्तान में अब ये आने वाली गर्मी किस कदर तेज़ होगी। और फिर जहाँ पे लोड शेडिंग हो तो वहाँ तो गर्मी और ज़्यादा तेज़ होगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें अपने आप को बचाने के लिए पौधे जो हैं उनको लगाना चाहिए, उन पौधों की हिफाजत करनी चाहिए। और कहीं हमारे गिरदोनों में कोई गैर ज़रूरी दरख्तों की कटिंग हो रही है तो उसको भी रोकना चाहिए। दरख्त जो है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और आपको पता है ऑक्सीजन आप जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आप खारिज करते हैं। तो अगर दरख्त ही नहीं रहेंगे तो वो जो फैक्ट्रियां हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली वो ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे बताइए आप फिर सांस कहाँ लेंगे। खुदा हाफ़िज़।